कैसे हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बात कर रहे थे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में और आज हम बात करेंगे गुलाम वंश की। जो पहला वंश जो दिल्ली सल्तनत का वो है गुलाम वंश। और गुलाम वंश जो है वो जो है लगभग 1206 से लेकर 1290 के बीच में ये रहता है। और इसकी जो स्थापना करता है वो एक शख्स है या एक गुलाम बोल सकते हो, जो गुलाम था मोहम्मद गौरी का और जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक करके इसका नाम है। ऐबक ऐबक का जो मतलब होता है वो, इसका जो मतलब होता है ऐबक का वो होता है गुलाम। गुलाम वंश को मामलक वंश भी कहा जाता है। मामलक वंश भी जो है इसको कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू कैन रीड माई हैंड राइटिंग, बट फिर से लिख देता हूं मामलक वंश। ठीक है, मामलक वंश भी इसको कहा जाता है। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं आपको। मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा था। मोहम्मद गौरी के हैं 3 गुलाम। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका एक प्रिय गुलाम है, दूसरा है ख्वाजा, तीसरा है यल्दौज। तीनों एक बराबर के हैं, तीनों योद्धा हैं। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो थोड़ा सा क्लोजर है मोहम्मद गौरी के। और दिल्ली सल्तनत में इसका जो सल्तनत दिल्ली में जो इसने एस्टेब्लिश करी है उसका एक कारण ये था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको जो एरिया था दिल्ली या भारत का एरिया, इसको जो है वो अलॉट किया था किसने, मोहम्मद गौरी ने, उसके पास था। ठीक है, तो चलें अब इन तीनों में क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मोहम्मद गौरी बना देता है, तो इन जो 2 लोगों को, ख्वाजा और इसको यल्दौज को, इसको जो है वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि इनको भी लगता है कि वो भी उतने ही काबिल हैं जितना कि कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, तो इनके बीच में आपस में जो है वो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जो यल्दौज है और फिर कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, इनके साथ जो है वो वैवाहिक संबंध बना लेता है। हालांकि इनकी लड़ाइयाँ तो फिर भी होती रहती हैं, बट जो यल्दौज की जो बेटी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो शादी कर लेता है। और जो ख्वाजा है उसके साथ जो है अपनी बहन की वो है वो शादी कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसने थोड़ा सा पैसिफाई करने की जरूरत की कोशिश करी। हालांकि ज़्यादा सफल ये नहीं हो पाया, लेकिन कुछ काल के लिए ये लोग शांत हो जाते हैं। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो पहले भी हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम प्रथा का एक बहुत बड़ा विक्टिम था। एक गुलाम था, ये दास प्रथा का जो शिकार होता है। और इसका जो जन्म होता है वो होता है तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान अगर आप देखोगे तो मिडिल एशिया में, सेंट्रल एशिया में, या यहाँ पे जो है तुर्कमेनिस्तान है अफगानिस्तान से ऊपर। और 1150 के करीब जो होती है इसकी जन्म होता है, 1150 के करीब। ऐबक बचपन संघर्षपूर्ण है। बचपन में इसको बेच दिया है, और इसको अगर बेचा है तो इसको बेचा गया है एक काजी को। काजी जो है इस्लाम धर्म का शिक्षा देने वाला एक व्यक्ति है। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने बच्चों की तरह ही पाला है। उसको ऐबक को भी वैसे ही शिक्षा दी है जैसी शिक्षा वो अपने बच्चों को दे रहा है। कालांतर में क्या होता है कि जो है ये काजी है, काजी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो इसके बच्चे हैं या लड़के हैं वो इसको बेच देते हैं। और जिस शख्स को ये बेचा जाता है उसका नाम है मोहम्मद ऑफ गौरी। और माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की, हालांकि इसको एक दास के रूप में ही बेचा गया है, बट एक ये भाग्यशाली घटना जो है उसके जीवन की ये मानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू से ही स्वामी भक्त है। और गौरी को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है काफ़ी भाता है, काफ़ी पसंद करता है। और ये अपनी जो है समय समय पर अपनी स्वामी भक्ति का जो क्या करता रहता है, प्रमाण जो है कुतुबुद्दीन इसको मोहम्मद गौरी को देता रहता है। तो प्रिय हो जाता है मोहम्मद गौरी का। फिर मोहम्मद गौरी क्या करता है कि इसको जो अपना शाही अस्तबल है उसका प्रमुख बना देता है।
और उसके बाद जो है इसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो इसको मोहम्मद गौरी साथ में युद्धों में भी उसको लेके जाना शुरू कर देता है। वहाँ पे जो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक है, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करता है, बहुत एक योद्धा के रूप में उभर के निकल के आता है। और उसके बाद जो है जो मोहम्मद गौरी है वो इसको सूबेदार बना देता है, जो कि उसकी एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, उसको सूबेदार बना देता है। और जब 1192 के बाद गौरी वापस चला जाता है गजनी की ओर, तो फिर ये इसको दिल्ली जो उत्तर भारत का जितना भी एरिया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है उसको रूल करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फिर यहाँ पे 1192 के बाद कई सारे जो लोग हैं वो अपने आप को स्वतंत्र समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गौरी वहाँ से चला जाता है। तो इसका भी जो 1192 से लेके 1206 तक ये बहुत सारे इन्वेशन करता है, बहुत सारे अभियान चलाता है, राजपूतों को हराता है, और चलते चलते फिर ये दिल्ली पे जो है वो काबिज हो जाता है और दिल्ली पे जो है वो राज करना शुरू कर देता है। हालांकि जो ये अपनी राजधानी है वो कहाँ पे रखता है, अपनी लाहौर में। अगर आप देखोगे तो ये आपका लाहौर पड़ता है कहाँ पे, पाकिस्तान में, राइट। एक मोड़ आया मैं गड्डी छोड़ आया, वो है अमृतसर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर जो है एक जगह है लाहौर। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो लाहौर से ही जो है भारत जो सल्तनत है उसको संभाल रहा है, दिल्ली सल्तनत को संभाल रहा है। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो जब 1206 में अभी क्या है कि मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु हो जाती है 1206 में। अलग अलग अकाउंट्स हैं, लास्ट टाइम में भी हमने बात करा था। कुछ बोलते हैं कि इसको खोखर जाति के द्वारा मार दिया गया, कुछ बोलते हैं कि इसको जो है पृथ्वीराज ने मार दिया, लेकिन वापस ऑन द वे बैक टू गजनी जो है इसकी हत्या कर दी जाती है एक अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली, ऐसा भी है। कौन सी स्टोरी आप सब्सक्राइब करना चाहेंगे वो आप पे है, बट इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं कि गौरी की मृत्यु कैसे होती है। गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है एक उपाधि दे देता है, मालिक की उपाधि, जिसका बेसिकली उसको सुल्तान नहीं बनाता है, उसको मालिक की उपाधि देता है। मतलब कि जो दिल्ली का एरिया है, जितना भी ये एरिया है, वहाँ पे जो है कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो काबिज हो जाता है। मतलब जो भी रूल करेगा वो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो करेगा। हालांकि दूसरे गुलामों को भी वो एरिया बांट के दे देता है। तो 3 अलग अलग गुलाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के अलग अलग जगह पे रूल कर रहे हैं, बट इनको कहीं ना कहीं आपस में ये खुंदक है कि हम भी जो है दिल्ली सल्तनत जो कि बड़ी सल्तनत है उसका उस पर राज कर सकते थे, या हम भी कैपेबल थे। खैर, कुतुबुद्दीन अपने ढंग से उनको हैंडल करता है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा और। तो यहाँ पे मैंने लिख के लेके आया हूँ सो दैट कि आपका टाइम बच जाएगा। और इसमें क्या है कि ये जो आपका 1206 में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है मोहम्मद गौरी की हो जाती है मृत्यु, और फिर 1206 में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली पे जो है अपना राज करना स्टार्ट कर देता है, दिल्ली सल्तनत पे। और हालांकि ये गुलाम है, तो फिर ये जो गयासुद्दीन है गजनी में उसको से अनुमति मांगता है, या गयासुद्दीन जो मोहम्मद गौरी का भाई है उसको जो है गुलाम से इसको मुक्ति दे देता है। और 1208 में जो है उसको वो गुलाम पद से जो कुतुबुद्दीन ऐबक को अलग कर दिया जाता है या अयाज कर दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और गयासुद्दीन की भी एक ये समस्या थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन एक बहुत शक्तिशाली एक शासक बन रहा था, और गयासुद्दीन के पास एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको याद हो तो ख्वारिज़्म जो एम्पायर है उससे काउंटर करने के लिए उसको भी कुछ सैन्य मददों की आवश्यकता है, और उसको जो राइट ऑप्शन दिखता है एक शक्तिशाली, वो दिखता है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से उसको कुतुबुद्दीन को कर दिया जाता है फ्री। और उसके बाद क्या होता है कि फिर इसने दिल्ली में जो है वो शासन करना। कुतुबुद्दीन ने 1206 के बाद कुछ महत्वपूर्ण कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है, ये कुतुबुद्दीन के बारे में वो है। इसने क्या है कि शासन प्रणाली को इम्प्रूव करने, क्योंकि पहला जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अभी इसने क्या करना है कि फर्स्ट थिंग ये करता है कि कुबुत इस्लाम जो मस्जिद है ये इसका निर्माण करता है दिल्ली में। और हालांकि ये इस्लामिक इन्वेडर है, तो ये
हिंदुओं के जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके तो अगेंस्ट में ही है। तो ये कुतुबुद्दीन जो कुवैत इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है, तो वहाँ पे भी कुछ एक विष्णु मंदिर है, उसको तोड़ के इसका निर्माण करता है। फिर ये अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय है, उसको तोड़ के उसको मस्जिद का रूप देता है, और 2.5 दिन में जब ये एक्टिविटी को कंप्लीट कर देता है, 2.5 दिन में ये उस मंदिर को कम्प्लीटली मस्जिद में बदल देता है, तो उसका नाम पड़ जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। अच्छी बात ये करता है कि कुतुबुद्दीन खुद इसने गुलामी का भार झेला है, तो ये दास प्रथा को खत्म कर देता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना दोस्तों, इसका जो अपना वंश है वो कुतवी वंश था। हालांकि इसको गुलाम वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इसलिए जो फर्स्ट सल्तनत है उसको गुलाम वंश कहा जाता है। लेकिन पर्सनली जो है गुलामों के भी अपने वंश हुआ करते थे। बाद में इसका एक गुलाम है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश का एक गुलाम आता है बलबन करके। ये सारे बारी बारी से जो है अपना राज्य चलाते हैं या शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत पे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासन कर रहा है वो लाहौर से शासन करता है, और वहीं पे इसकी मृत्यु भी होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण करता है, जिसके लिए ये लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ता है। और जो इस्लामिक सल्तनत का जो की स्थापना करता है भारत में, वो पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की। तो सिर्फ 2 ही मंजिलें जो है कुतुब मीनार की ये कुतुबुद्दीन ऐबक बना पाता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में जो इसका एक दामाद है, जो इसका एक गुलाम था इल्तुतमिश करके, उसके साथ ये अपनी जो बेटी किसने शादी करी होती है, और बाद में वो जो है सल्तनत का शासक बनता है। और बाद में जो इल्तुतमिश है वो कुतुब मीनार का कार्य पूरा करता है। वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें। तो हम बात कर रहे थे कुतुब मीनार की। तो फिर बाद में क्या होता है कि जब बाद में कुतुब मीनार पे बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो जाती है कुतुब मीनार की जो बिल्डिंग है। फिर बाद में एक तुगलक वंश का एक शासक है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, वो इसकी जो है रेनोवेशन करता है, इसका जीर्णोद्धार करता है कुतुब मीनार की। और जो कुतुब मीनार है उसके बाद क्या होता है कि एक शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी, और वो क्या करना चाहता है कि कुतुब मीनार को जो है उससे भी बड़ी वो एक जेलस टाइप का शासक था, एक कुतुब मीनार से भी जो है वो बड़ी मीनार बनाना चाहता है। और अपने सेनापति को बुला के वो बोलता है कि वो एक मीनार बनाना चाहता है जो कुतुब मीनार से भी बड़ी हो। अगर आप कुतुब मीनार में गए हो तो आपने देखा है कि कुतुब मीनार नीचे से चौड़ी है और ऊपर होते होते ये संकरी होती जाती है, ये तंग होती जाती है। बट जब अलाउद्दीन अपनी मीनार बनाने की कोशिश करता है तो बिल्कुल समानांतर मीनार बनाने की कोशिश करता है, और थोड़े समय के बाद जो है वो उसको समझ आ जाता है कि ये मीनार जो है कुतुब मीनार के बराबर नहीं बन सकती है, इसलिए वो कार्य वहीं पे छोड़ देता है। हालांकि वो एक कुवैत इस्लाम मस्जिद जो इसने बनाई थी कुतुबुद्दीन ने, उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बना देता है, और उस दरवाजे का नाम रखता है अल्लाई दरवाज़ा, अल्लाई दरबार या अल्लाई दरवाज़ा या उल्लाई दरबार करके जो है अलाउद्दीन खिलजी वो बना देता है। ठीक है, तो इतना तो खैर अलाउद्दीन जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में वो भी देखेंगे। पर अलाउद्दीन खिलजी भी एक क्रूर आक्रांता था। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है या थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो उसको आप जो है को रिलेट कर सकते हैं। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके कुछ और भी नाम हैं। इसको जो है वो कुरान खान भी कहा जाता है या कहा जाता था। ये कुरान का बहुत ज्ञाता था, और उसके बाद इसको कुरान बख्श भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। और एक लख बख्श भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है एक नाम है लख बख्श करके। ये एक दान करता था, एक दानवीर टाइप का ये बंदा था, तो उसकी वजह से जो है इसको लख बख्श भी कहा जाता है। इसका एक सेनापति है जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का नाम बख्तियार खिलजी अगर मैं यहाँ पे
ठीक से लिखूंगी कि हो सकता है कि आपको बख्तियार खिलजी करके, तो जो बख्तियार खिलजी है वो इसका एक सेनापति है। और बख्तियार खिलजी के बारे में दो बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय को उसने जलाया था। अगर आपको इतिहास पढ़ा है तो 3 महीने तक वो किताब भी जो है वो जलती रही, विश्वविद्यालय को जलाता है। और यही जो बख्तियार खिलजी है वो बिहार शरीफ के नाम से एक जो है वो नगर बसाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक बहुत बड़ा डिबेट होता है कभी कभी कि क्या ये इस्लामिक, वास्तविक इस्लामिक शासक था या नहीं था। हालांकि इस्लामिक जो सत्ता का स्थापन जो भारत में किया है वो तो इसने ही किया है, बट हालांकि इसने जो है, इसने खलीफा से इसको खिल्लत प्राप्त नहीं थी। इसने कभी भी अपने आप को गुलाम नहीं कहा। इसने हमेशा जो है कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, इसने अपने आप को क्या कहा, सिपे सालार। सिपे सलार, सिपे सलार मतलब कि ये किसी के बिहाफ पे शासन कर रहा है, क्योंकि ये गुलाम था तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम है। इसने ताउम्र ये अपने आप को एक गुलाम ही मानता रहा। इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान या बादशाह नहीं कहा। तो ये एक डिबेट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो शासन में दो इतिहासकार बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। एक तो मिन्हाज सिराज करके है और दूसरा है हसन निजामी। जो मिन्हाज सिराज है उसने जो तबकाते कासरी करके किताब है वो लिखी है, और जो हसन निजामी है इसने एक किताब लिखी है, या एक किताब का रचिता है, ये है ताल्लुक नासरी या तमुल नासरी करके एक किताब है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बादशाह बनने के बाद या सल्तनत का शासक बनने के बाद, दिल्ली सल्तनत का मतलब 1206 से 1210 तक कोई भी इसने युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध नहीं लड़ा है। और इसने मोर ऑफ लेस इसका जो एक फोकस था वो एक शासन एस्टेब्लिश करने में था। इसने जो है, इसने जो खलीफा है, खलीफा जो है एक धार्मिक इस्लामिक रिलीजियस फिगर होता है। किसी भी शासक को जो है उससे अनुमति या उसकी एक अप्रूवल लेना वो जरूरी होता है, जिसको खिल्लत कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी खिल्लत जो है वो प्राप्त नहीं की खलीफा से, और यही कारण है कि इसको एक ऑथेंटिक शासक नहीं मानते हैं। इसने जो अपनी राजधानी है वो लाहौर में ही रखी। इसने दिल्ली में कभी भी जो है वो शासन इसने अपनी राजधानी के लेके नहीं आया। और 1210 में जो है इसकी एक मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, मृत्यु के बारे में कुछ इसकी स्टोरीज हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे होती है। जनरल अगर आप देखोगे तो आपको किताबों में मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है 1210 के करीब ये पोलो खेल रहा है, पोलो खेल रहा है, और पोलो खेलते खेलते घोड़े से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सा डिटेल में कहीं और अकाउंट्स देखते हैं तो उसमें आता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो घोड़े से गिर के तो मरा है, और जिस घोड़े से ये गिर के मरता है उसका नाम था शुभ्रत घोड़ा, शुभ्रत घोड़ा। और ये घोड़ा जो था वो एक राजा था, एक बड़ा ही जो ये है उम्दा नस्ल का, बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा है। और इसका जो मालिक है वो थे राजा करण सिंह, या राजा करम सिंह भी कहीं कहीं पे लिखा है, राजा करम सिंह या करम सिंह कहीं पे भी लिखा है। ये मेवाड़ के राजा हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो ये घोड़ा पसंद आ जाता है, और एक अभियान के तहत जो है ये घोड़े को भी और जो राजा को कैद करके बंदी बना के जो है मेवाड़ से इसको लाहौर में लेके दिया जाता है, जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको राजा के सिर के साथ पोलो खेलना चाहता है, और वो पोलो उसी घोड़े पे बैठ के खेलना चाहता है जो उस राजा का घोड़ा है, एक लेसन देने के लिए। बट बाय द मोमेंट जब ये शुभ्रत अपने मालिक को देखता है वहाँ पे, तो ये बेकाबू हो जाता है, जिसपे कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा है, और बेकाबू हो जाता है। और उसकी वजह से ये कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से अपनी पीठ से गिरा देता है, और इस पे अपनी टांगों से तब तक वार करता है, एक अकाउंट के अकॉर्डिंगली, जब तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु नहीं हो जाती है। हालांकि बाद में शुभ्रत घोड़े और राजा करण सिंह के साथ क्या किया गया उसका कोई विवरण जो है वो नहीं मिलता है। तो इस तरह जो है शुभ्रत की मृत्यु हो जाती, कुतुबुद्दीन ऐबक की हो जाती है मृत्यु। और कारण ये था कि ये राजा कर्ण सिंह के सिर के साथ, मतलब सिर की बोल बना के उससे साथ ये
पोलो खेलना चाहता था, बट बिदी को कुछ और ही मंजूर था और घोड़े की वफादारी इस कदर तक आ गुजारी कि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक सल्तनत हिंद का या दिल्ली सल्तनत का एक शासक है उसको अपनी पीठ से गिरा के मार देता है। और इसी के साथ जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है अंत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 1210 जब इसकी मृत्यु हो जाती है, स्थान कहाँ पे मृत्यु होती है उसकी, लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, ये तो पता ही है। और अगर घोड़े का भी कई बार क्वेश्चन आता है तो उस घोड़े का नाम था शुभ्रत घोड़ा, शुभ्रत घोड़ा करके इसका जो नाम है। और किस खेल में खेलती बार उसकी मृत्यु होती है तो वो पोलो खेल रहा था, कहाँ पे, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इस तरह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 4 साल तक ही जो है दिल्ली सल्तनत पे राज कर पाता है, 1610 से लेके 1206 से लेके 1210 तक। और 1208 में जो है ये इसको जो है वो दास से मुक्ति मिलती है, इसको जो है मुक्त कर देता है कौन, गयासुद्दीन, ठीक है। सो गयासुद्दीन जो है इसको मुक्त कर देता है। तो ये बात है हमारी किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। क्विकली थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कुतुबुद्दीन के बारे में। हालांकि सब कुछ हमने पढ़ा है बट फिर भी एक बार रिकैप हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा, तो ये आपको जो शक्ल दिख रही है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। काफी मासूम चेहरा लग रहा है बट उतना ही खूंखार भी है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इसने जो कुतुब मीनार बनाई है, ये बनाई है इसने अपने एक गुरु है जिसका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उसकी याद में जो है ये कुतुब मीनार का जो निर्माण करता है। इसका एक नाम जो है वो लाख बख्श भी है, अर्थात लाखों का दान दे देता था ये, वैसा ही। और कुतुबुद्दीन जो के नाम में जो ऐबक है, ऐबक का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। और इसका जो दामाद है वो है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश इसका दामाद था। तो जो इल्तुतमिश है उसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे गौरी है, गौरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन का गुलाम आगे चल के कौन बनता है, इल्तुतमिश IT। तो इल्तुतमिश बेसिकली गुलाम है और इसका मालिक भी गुलाम है, तो इसको क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम जो है वो इल्तुतमिश है, ठीक है। और कुतुब मीनार का जो इसने निर्माण किया है अपना एक विजय स्तंभ के रूप में किया था। और इसका जो गुरु है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी जो है इसके याद में जो है इसने जो है ये कुतुब मीनार का ये निर्माण करता है। और जो इसका मकबरा है कुतुबुद्दीन ऐबक का वो पाकिस्तान के लाहौर में है। और जिस घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु होती है वो है शुभ्रत घोड़ा, ठीक है। और इसने कभी भी जो है अपनी सुल्तान की उपाधि प्राप्त या नहीं ली, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी ही हुई हैं कि एक निर्दयी वो था, इसने काफी विष्णु टेम्पल्स को डिमोलिश किया। कुतुब मीनार जब बनाई तो इसने कई जैन मंदिरों को वहाँ पे को तोड़ा किया। अगर आप कुतुब मीनार देखोगे तो वहाँ पे आपको अभी भी जो स्तंभ है उन पे जो है हिंदू देवताओं की जो है आकृतियाँ आपको अंकित जो है वो दिखाई दे जाएंगी। ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक में मैंने मोस्टली आपको कवर कर लिया है। ये PDF अगर आप डाउनलोड करोगे तो ये सारा जो है आप जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो देख ही ली हैं। तो इसी के साथ विद दैट नोट हमारा जो फर्स्ट शासक है दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसकी 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इसका एक बेटा है या कहीं पे भाई भी लिखा है जिसका नाम है आराम शाह, वो गद्दी पे विराजमान हो जाता है। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अगेन। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे को करनी है तो जस्ट लेट मी नो।
ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, आप कहीं पे कुछ बन जाएं, इससे बड़ा जो गुरु दक्षिणा जो है हमें कुछ नहीं मिलेगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में अपने कुतुबुद्दीन को बेचारे को अल्लाह के पास भेज दिया था। अभी जो कुतुबुद्दीन के बाद बैठता है वो शासन पे बैठता है आराम शाह। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वो उसका एक पुत्र था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो उसका एक भाई था। हालांकि क्या था वो पता नहीं है, बट इतना पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो आराम शाह जो है वो गद्दी पे बैठता था। कुतुबुद्दीन को लेके एक थोड़ा सा वो था, मतलब सल्तनत दिल्ली की वो जो उस पे राज करता है, और वो एक्चुअली उसकी राजधानी उसने रखी है कहाँ पे, एक्चुअली जो उसने राजधानी रखी है वो अपनी रखी है लाहौर में। यहाँ पे लाहौर है और यहाँ पे दिल्ली है, और यहाँ पे एक जगह है बदायूं, ठीक है जी। और बदायूं में उसने उसका एक दामाद है, दामाद का जो नाम है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या है, उसका दामाद है और वो एक वहां का गवर्नर है। कहाँ का सूबेदार है, वो बदायूं का सूबेदार है इल्तुतमिश। तो वो भारत में हो जाती है, तो लाहौर के जो तुर्क सेवादार हैं या अमीर हैं, वो क्या करते हैं कि आराम शाह को दिल्ली का राजा बना देते हैं 1210 में। बिल्कुल LOL बंदा है, बिल्कुल ही नकारा बंदा है आराम शाह। और यहाँ पे जो दिल्ली के अमीर हैं वो क्या करते हैं कि बदायूं में इसको बोलते हैं, इल्तुतमिश को निमंत्रण करते हैं कि भाई यार क्या एक नप्पल से बंदे को ये राजा बना रहे हैं, तुम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे दिल्ली में आओ और दिल्ली का तुम सुल्तान बन जाओ या बादशाह बन जाओ। तो इल्तुतमिश क्या करता है कि वो दिल्ली की तरफ क्या करता है, कूच करता है, ठीक है। अब 1210 में कुतुबुद्दीन की हो गई है मृत्यु, और यहाँ पे जो है बदायूं में इल्तुतमिश बैठा हुआ है। जब तक आराम शाह वो वहाँ पे बैठा हुआ है दिल्ली में, तो उसने अपना जो है वो नौटंकी स्टार्ट कर दिया है। उसने जो है गद्दी पर बैठने के बाद आराम शाह ने एक अपनी उपाधि ले लेता है वो, और उस उपाधि का नाम जो है वो है मुजफ्फर सुल्तान महमूद शाह करके एक उपाधि ले लेता है। और जो है ये अपनी जो है मुद्राएं भी, इसको मतलब चाह है, इसको पूरा चाव है, एक बादशाह का पूरा मजा ले रहा है। तो इसने जो क्या किया कि अपनी मुद्राएं भी चला दी और वो भी कर दिया। और यहाँ से इल्तुतमिश जो है वो बदायूं से स्टार्ट हो गया। बोले हाँ काके, मतलब हम कुछ नहीं और तुम जो है वो शासन किए जा रहे हो। तो फिर ये है कि ये जहाँ यहाँ पे जाता है, और फिर ये आराम शाह के साथ इसकी जो है वो लड़ाई होती है इल्तुतमिश की, दिल्ली के बाहर कहीं पे जाके। और ये फिर आराम शाह को बना देता है बंदी, और बाद में जो है आराम शाह की जो है मृत्यु हो जाती है या उसकी हत्या हो जाती है। इसके बारे में कुछ अकाउंट्स में मिलता नहीं है। और इस तरह से जो है इल्तुतमिश 1210 में ही जो है इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का बादशाह बन जाता है, दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक निपुण समझदार योद्धा था, काफ़ी उसने सुधार किए दिल्ली सल्तनत में। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ये तो आराम शाह के बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यही है कि आराम शाह ने कौन सी जो उपाधि ली थी, तो मुजफ्फर सुल्तान महमूद शाह करके उसने एक उपाधि ली थी, और उसने जो है वो मुद्राएं चलाई थी। इसके अलावा आराम शाह में कब बैठा था गद्दी पे, तो वो है 1210 में। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कौन बैठा था, तो वो बैठा था आराम शाह। और आराम शाह के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कौन बैठा था, वो बैठा था इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था वो क्या था, गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उसका दामाद भी था। तो यहाँ पे तो बात खत्म हो गई आराम शाह की, और जो शुरुआत हो गई वो हो गई है इल्तुतमिश की। तो ये तो हमने सारी चीजें पढ़ ली थी यहाँ पे। तो अगर आप
चेहरा देखना चाहेंगे तो ये जो है वो इल्तुतमिश है। आपको अगर आप मेरी स्क्रीन पे पीछे दिख रहा है ये इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश का जो अपना वंश था, जो इसका अपना पर्सनल वंश था, वो था इसका शक्शी वंश था, ठीक है। और वो कहाँ का सूबेदार बनाया था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो उसको बनाया था बदायूं का सूबेदार। तो ये गुलामों को गुलाम इसको कहा जाता है क्योंकि ये दास था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो जब इसका प्रदर्शन देखा मोहम्मद गौरी ने, तो इसने फिर, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को रिक्वेस्ट करता है या उसको बोलता है कि यार इतना अच्छा बंदा है, इसको तुम जो है दास प्रथा से मुक्त करो। तो जो इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर वो उसको गौरी के कहने पे उसको दास पद से जो है वो उस एज ए दास उसकी जो है उसकी मुक्ति कर देता है, उसको मुक्त कर देता है। और उसके बाद उसको जो है वो क्या देता है, एक उपाधि देता है, अमीर उल उमरा की उपाधि देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये इल्तुतमिश शासक बन जाता है, तो ये फिर यह कुतबी तथा जो मुअज्जी सरदारों हैं उनका विद्रोह। अब क्या है ना कि इल्तुतमिश तो एक नया बंदा है, क्योंकि अभी तो यल्दोज बैठा है, वहां पे ख्वाजा बैठा है, तो इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जो सरदार थे, तुर्क जितने भी सरदार थे, ये सारे विद्रोह कर देते हैं। पर ये बहुत कुशलता पूर्वक जो है वो उनका दमन करता है, और जो उनके जो मुअज्जी सरदार हैं या कुतबी सरदार हैं, उन सभी का जो दमन करता है और अपना जो राज्य है वो एस्टेब्लिश कर देता है। और उसके बाद एक ग्रुप का, ये 40 बंदों का एक ग्रुप बनाता है, अपने 40 गुलाम सरदारों का एक ग्रुप बनाता है, और जो है उसकी शासन में उसकी जो है हेल्प करते हैं। और उस जो ग्रुप को जो नाम दिया गया वो दिया गया तुर्काने जिहाल गानी करके है, इसका जो है नाम दिया गया, या उसको चारगान भी कहा गया। शुरुआत में तो ये जो है वो उसकी मदद करते थे, बट एक समय ऐसे आ गया जब इन सरदारों का जो है वो दखल ज़्यादा बढ़ जाता है, और इल्तुतमिश के बाद ये जो है वो लगभग जो है कंप्लीटली जो है राज शासन जो है अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं, जब तक बलवान इनका जो है काम ठिकाने नहीं लगाता है। बात कर रहे हैं हम लोग इल्तुतमिश की। आगे देख लेते हैं कि अभी क्या था ना कि इल्तुतमिश के बारे में तो ये तो हमने देखा ही था, ठीक है। इल्तुतमिश तो नया बंदा आया है, ठीक है, इल्तुतमिश तो नया बंदा आया है। बट अगर आप बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे तो गौरी था। गौरी के बाद उसका गुलाम, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको याद होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के ए। दूसरा गुलाम है इसका यल्दोज 22 से लिख देते हैं यल्दोज को। और तीसरा गुलाम है उसका कुवाजा। अब के कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है आगे आईटी इल्तुतमिश। अब ओबेस सी बात है कि ये दो ये जो यल्दोज है और जो कुवाजा है, ये तो नहीं मानेंगे। तो ये मतलब है कि दे स्टार्टेड टू एम्बेरस दिस गाय, उन्होंने इसको तंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये क्या करता है कि जो यल्दोज है, यल्दोज क्या करता है कि गजनी से ये इस एरिया में राज कर रहा है। तो ये 1214 में क्या करता है कि अब इन तीनों की आपस में बन नहीं रही है, ठीक है। यल्दोज कुवाजा के साथ लड़ रहा है और इल्तुतमिश जो है वो इनका मजे ले रहा है, अभी देख रहा है, ठीक है। तो 1214 में क्या करता है कि जो ये यल्दोज है वो लाहौर में हमला कर देता है, ठीक है, और लाहौर पे जो है वो अधिकार कर लेता है। फिर 1214 में ही क्या करता है इल्तुतमिश, 1214 में इसके बीच और यल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में एक लड़ाई होती है, तराइन की तीसरी लड़ाई, ठीक है। इसमें जो है वो यल्दोज को हरा देता है, और यल्दोज जो है वो उसकी क्या है कि आधिपत्य जो उसकी शासन को मान लेता है, ठीक है। बट यल्दोज को तो उसने शांत कर लिया है, बट अभी प्रॉब्लम आ रही है उसकी नसीरुद्दीन कुबाजा के बारे में। और यल्दोज का जो पूरा नाम है वो है ताजुद्दीन यल्दोज। तो 1214 में उसने यल्दोज को तो शांत कर लिया है, अभी जो बंदा बचा है वो बचा है कौन,
कुबाजा, और जो है कुबाजा जो है, कुबाजा के साथ भी अब ये कुतुबुद्दीन जो है वो लड़ाई करता है 1217 में। 1217 में जो वो कुबाजा के साथ लड़ाई करता है, और कुबाजा जो है वो आपका इस एरिया में, लाहौर एरिया में जो है वो ये कुबाजा है। ठीक है, कुबाजा जो है वो यहाँ पे है। तो कुबाजा को बोलता है भाई पे संधि कर ले यार, तू भी मान ले, ये भी तो यलदौज भी तो मान गया है ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। बट कुबाजा को क्या है कि वो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो पसंद नहीं है, और उसको शक है कि वो संधि की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देगा। तो वो क्या करता है कि बोट में बैठ के, नाव में बैठ के भागने की कोशिश करता है सिंधु नदी में। नाव में बोलता है कि नहीं यार, वो संधि के लिए बुलाए तो जरूर, लेकिन भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पे इल्तुतमिश जो है वो क्या करता है, ये जो नाव है इसको डुबा देता है, और जो नाव को डुबा देता है, और जो कुबाजा है उसकी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अपने दो जो प्रतिद्वंदी थे उनको शांत कर देता है, यलदौज के साथ युद्ध करके उसको हरा देता है तराइन में, और कुबाजा को जो है वो संधि को आमंत्रित करके बाद में उसको डुबा के मार देता है। ठीक है, इल्तुतमिश को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अगर आपको ये टाइम पीरियड आप देखोगे तो ये मंगोलों का टाइम है। और मंगोलों में एक जो बंदा फेमस है, मंगोल जो आ रहे हैं वो मंगोल आ रहे हैं, और ये मंगोल चले गए हैं यहाँ पे। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने एक दूसरे साम्राज्य की बात करी थी इस सेंट्रल एशिया उसमें, और वहां पे उस साम्राज्य का नाम क्या था, उस साम्राज्य का नाम था क्वारचिम, या ख्वारचिम भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है ना जी, ये साम्राज्य है। अब मंगोल क्या करते हैं कि इस साम्राज्य पे हमला करते हैं और उसको हरा देते हैं, और वहां का एक जो शहजादा है या शासक है जिसका नाम है जलालुद्दीन मांगबरनी, ठीक है। अब जलालुद्दीन मांगबरनी को एक, अब इसको भाग के ये आ जाता है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, और ये आके जो इल्तुतमिश के पास जाता है, दूत भेजता है कि भाई यार हम भी इस्लाम तुम भी इस्लाम, भाई को आ गया है एक मुश्किल मुकाम। बोले क्या हो गया, बोले यार होना कुछ नहीं है, एक बंदा है यार वो आक्रांता है, वो पीछे पड़ा हुआ है मेरे को, मेरे से युद्ध कर रहा है। बोले दिल्ली के सल्तनत दिल्ली से मदद मांगी है, कुछ सोचते हैं। तो बोले थोड़ा विस्तार से बताओ यार, बंदा कौन है। बोले यार पता नहीं, बट वो कुछ जंगेज खान करके नाम है उसका। और इल्तुतमिश को जब जंगेज खान का जो नाम सुनता है तो वो क्या करता है कि जो मांगबरनी है इसको मदद देने से, अभी क्या है ना कि ये भाग के आ गया है यहाँ पे, नॉर्थ में आ गया है, सिंधु नदी यहाँ पे है, तो जो ये जंगेज खान है ये भी इसका पीछा करते करते यहाँ पे आ गया है। अब अगर तो ये इल्तुतमिश जो दिल्ली से इसकी मदद करता है तो बेसिकली ये मंगोलों के साथ लड़ाई की बात हो गई ना। तो उसने दिमाग लड़ाया, बोले यार ये तो ऐसे ही है मांगबरनी, इसको ठीक है यार, इस्लाम मुस्लिम अपनी जगह पे है, पहले जान बचाने की बात है। और मंगोलों के बारे में एक बहुत बड़ी बात है, मंगोल इतने आक्रामक थे, इतने दुर्दाई थे कि जो है वो जहाँ पे भी जाते थे नरसंहार कर देते थे। अपने जो भाले हैं, भालों में जो तो मतलब जो अपने स्पीयर्स या आपको भाले होते हैं उसमें जो है सिर काट के सिर पिरो देते थे, और जिसके भाले में ज्यादा सिर थे उसको ज्यादा पुरस्कार मिलता था। इतने दुर्दाई थे, औरतों बच्चों के साथ बलात्कार करेंगे, मारेंगे, सिर काटेंगे, और अपने एज अ श्रेय वो अपने भालों में ऐसा करते थे। तो इतना दुर्दांत ये जंगेज खान था। तो जो इल्तुतमिश को ये सारी स्टोरी पता है। अभी उसने क्या किया कि जो मांगबरनी आया है इसको मना कर दिया, भैया अपना खुद देखो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मांगबरनी को मना कर देते हैं। हालांकि मांगबरनी भी एक ताकतवर जो वो था, तो वो शुरुआत में तो यहाँ पंजाब के एरिया में रुकता है थोड़े टाइम में मांगबरनी यहाँ पे, और पैरेलली जब उसने मना कर दिया है, अभी मांगबरनी की प्रॉब्लम पता क्या है, मांगबरनी यहाँ पे आके यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है इस एरिया में, खोखर प्रजाति के कुछ लोग हैं उनके साथ मिला है, यहाँ पे आ गया है। पीछे उसके चला है, आया है कौन, जंगेज खान, और यहाँ पे है कौन, इल्तुतमिश, है ना जी। और यहाँ पे फंस गया है बीच में मांगबरनी, ठीक है।
इल्तुतमिश ने बोला भैया हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चंगेज खान जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं तेरे को, राइट। तो इल्तुतमिश ने भी क्या करना किया कि अपनी फौजों की तैयारी जो है पूरी करनी स्टार्ट कर दी। उसने भी युद्ध के लिए अपनी फौजें तैयार करना शुरू कर दिया। बट अभी इस बंदे को मांगबरनी को पता है कि भैया आगे कुआं पीछे खाई, इल्तुतमिश से लड़ूंगा तो चंगेज खान भी साइड में है। तो ये क्या करता है कि चुपचाप यहाँ से निकल के भाग जाता है फारस की ओर, इस साइड भाग जाता है। और इस तरह से जो है इल्तुतमिश जो है चंगेज खान से भारत को बचा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो गई। अब इल्तुतमिश की समस्या यहाँ पे खत्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो चंगेज खान से तो उसने बचा लिया मांगबरनी को वो करके, और वहां पे तो सब कुछ ठीक हो गया। बट अब इल्तुतमिश की और एक समस्या है कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जो लोग कुतुबुद्दीन के का शासन मानते थे उन्होंने भी मानना अस्वीकार कर दिया। जैसे कुतुबुद्दीन के साथ हुआ था कि उसको भी जो है अभियान करने पड़े थे अपना शासन द्वारा से एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि लोग जो मानते थे गौरी को अपना, वो गौरी से डरते थे, कुतुबुद्दीन से नहीं डरते थे। इसलिए कुतुबुद्दीन को वैसा करना पड़ा और वैसी समस्या का सामना करना पड़ता है इल्तुतमिश को। तो बंगाल अगर आप देखोगे ये मैप में तो यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे लाहौर है ना जी। थोड़ा ऐसे ही रफली याद रखो, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है अली मर्दान, ठीक है। अली मर्दान करके यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है और उसने बोला कि ओ इल्तुतमिश, मैं नहीं मानता तेरा जो भी वो है, मैं तो अपने आप को आजाद कर लेता है वो, और अपने आप को ये अलाउद्दीन की उपाधि लेके ये स्वतंत्र हो जाता है। अलाउद्दीन एक उपाधि ले लेता है और स्वतंत्र होके ये क्या करता है कि बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और उसके बाद जो एक उसका पुत्र है, ठीक है, अली मर्दान का आगे पुत्र होता है इवाज करके, तो उसके बाद जो है वो उसका उत्तराधिकारी वो बनता है। इल्तुतमिश को भी आ रहा है यार, क्या चल क्या रहा है यार दोस्त ये। तो वो क्या करता है कि उसको समझाता है, वो नहीं मानता है। फिर वो क्या करता है इल्तुतमिश कि 1225 में एक अभियान भेजता है दिल्ली से, किसके लिए, बंगाल के लिए, और इवाज को जो है वो हरा देता है। इवाज जो इसका भी बेटा है, ठीक है, अली मर्दान तो पहले मर गया है। इवाज को, और वो अपनी मतलब इवाज को बोलता है कि ठीक है अभी तो मेरी ये हमारी इसका सम्मान करता है कि नहीं करता है, हमारी अधीनता स्वीकार करता है कि नहीं करता है। उसने बोला हाँ जी बिल्कुल, मैं तो बापू जी से पहले बोला, मैंने तो उनको पहले ही बोल रहा था, मान नहीं रहा था अली मर्दान, चलो मैं मतलब आपके अधीन हो गया, ठीक है। तो अभियान के लोग अभी वापस यहाँ पे दिल्ली पहुंचे ही थे और इवाज ने फिर से धोखा कर दिया और उसने बिहार बिहूर पे कब्जा कर लिया जी। इल्तुतमिश बोला यार ये तो कमाल हो गया यार, धोखा ही हो गया, मैं मतलब मना के आया, अभी मतलब फिर से इसने धोखा कर दिया। फिर जो इल्तुतमिश है इसका एक बेटा है जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। फिर ये फोन करता है उसको यार नसीरुद्दीन को, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप अगर आप देखना ना। नसीरुद्दीन को बोलता है यार ये पहले मर्दान को शांत किया, उसका बेटा इवाज अभी तो बेजादा मान गया, अभी उसने आक्रमण कर दिया है, फिर से वो अपने आप को स्वतंत्र बोल रहा है। नसीरुद्दीन एक अच्छा योद्धा था और इल्तुतमिश चाहता था कि जो नसीरुद्दीन है उसको उसकी लेगेसी मेंटेन करे या उसके बाद जो शासन बने वो नसीरुद्दीन बने। और इल्तुतमिश की एक लड़की भी है जो है रजिया सुल्ताना करके। तो उसने क्या किया कि नसीरुद्दीन को भेजा और 1926 में क्या किया नसीरुद्दीन ने, सॉरी 1226 में नसीरुद्दीन को ने क्या किया कि इवाज को फिर से हरा देता है और जो है यहाँ पे जो है अपना फिर से सत्ता का स्थापन कर लेता है, यहाँ पे बंगाल एरिया, ये सारा बिहार एरिया। और वहीं पे जो है महमूद जो है इल्तुतमिश जो है उसको बिहार का जो है वो सॉरी बंगाल और बिहार का जो बिहार या बंगाल का शासन उसको दे देता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इसी बीच में नसीरुद्दीन की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। नसीरुद्दीन की मृत्यु होगी और फिर यहाँ पे एक और बंदा आ गया है और जिसका नाम है बल्का खिलजी, ठीक है। अब बल्का अभी उसने क्या है ना, बल्का खिलजी करके एक बंदा है और इसको पता है कि इल्तुतमिश जो है
उसका एक ही पुत्र है जो थोड़ा योद्धा है और वो मर गया, तो वो क्या करता है कि फिर से क्या करता है, बंगाल को आज़ाद कर लेता है। बात पहुंचते पहुंचते पहुंचती है 1230 में। फिर इल्तुतमिश ने बोला यार ऐसे नहीं है, और फिर वो दिल्ली से जाता है 1230 में, और फिर से जाके इसको बल्का जो खिलजी को मारता है, पराजित करता है, या उसको मृत्यु के घाट उतार देता है, और बंगाल पे जो है फिर से जो है वो शासन कर लेता है। किसका? दिल्ली सल्तनत का जो है वो शासन हो जाता है। पैरेलली एक और स्टोरी चल रही है, क्योंकि इल्तुतमिश का पुत्र जो था वो नसीरुद्दीन था, जो उसने भेजा था बंगाल में, जो एक योग्य शासक था। पर इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना उसकी पुत्री है, और जब भी इल्तुतमिश दिल्ली से बाहर जाता है तो जितना भी वहां पे उसको भी उसने पूरा शासन की बागडोर दे के रखी है। और जब इल्तुतमिश दिल्ली से बाहर जाता है तो रजिया सुल्ताना जो है वो दिल्ली को संभालती है। वो जो है अपने पिता की गैरहाजिरी में जितने भी प्रशासनिक निर्णय हैं वो रजिया सुल्ताना लेती है। और इल्तुतमिश ने जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश ने अपने जीते जीते ही क्या करता है कि ये घोषित कर देता है कि जो मेरी उत्तराधिकारी होगी वो कौन होगी? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना जो है वो मेरी उत्तराधिकारी होगी। बट उसमें एक समस्या आ जाती है, क्योंकि ये जो उसने 40 सरदारों का जो 40 तुर्कों का जो उसने समूह बनाया था शासन के लिए, उनको ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये एक तो महिला है और इतनी वो आज़ादी वो महिला को नहीं देना चाहते थे। खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी तो हम इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने जब शासन ये ठीक से कर रहा है, इसकी प्रणाली ठीक चल रही है, तो फिर ये खबर जो है वो खलीफा बगदाद को पहुंचती है। फिर 1229 में जो है खलीफा का राजदूत जो है वो दिल्ली आता है। बगदाद यहाँ पे है, अगर आप देखोगे इराक, यहाँ से वो दिल्ली आता है, और उसको फिर जो क्या है सुल्तान आजम की जो है उपाधि दे दी जाती है। इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की जो है उपाधि दे दी जाती है 1229 को, ठीक है। और इल्तुतमिश जो है वो एक उपाधि धारण करता है तभी, और उस उपाधि का नाम है नासिर अमीरुल मोमिन। नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि जो है वो धारण करता है। तो ये तो बात थी हमारी इल्तुतमिश की। और फिर ये अभियान करने के लिए एक बार बामियान की तरफ जा रहा होता है, और 1236 के करीब जो क्या होता है कि ये बीमार हो जाता है, और बीमारी के दौरान ही जो है इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। और उसके बाद जो है एक वैक्यूम आ जाता है दिल्ली सल्तनत में कि एक योग्य राजा कौन है इल्तुतमिश के बाद, क्योंकि इल्तुतमिश ने बहुत ही प्रशासनिक सुधार किए थे। बट जो उसका बेटा नसीरुद्दीन है वो अभी मर गया है बंगाल में। बेटी उसकी रजिया सुल्ताना है, जो एक शासक तो है बट एक महिला है, और उसका एक जो पुत्र है वो बिल्कुल ही नकारा है। बट जो तुर्क सरदार हैं वो बाद में उसको क्या है जो है शासक बना देते हैं। इल्तुतमिश ने एक प्रथा शुरू की थी कि शुक्रवार के दिन अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, शुक्रवार के दिन अगर कोई न्याय नहीं मिल रहा है तो वो लाल वस्त्र डालेगा। लाल वस्त्र डाल के वो जो है मस्जिद में प्रदर्शन करेगा। मस्जिद में के सामने जो है वो लाल वस्त्र डाल के खड़ा हो जाएगा। लोग फिर अन्याय का कारण पूछेंगे और हुआ तो उसका समाधान भी करेंगे। ऐसा करके जो है उसने एक प्रथा शुरू की थी, और जिसका जो फायदा उठाती है रजिया सुल्ताना, जो उसकी एक बेटी है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखें ठीक से। और एक बार क्विकली देख लेते हैं कि इल्तुतमिश में हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। थोड़ा सा ये पार्ट हमने मिस कर दिया था कि इल्तुतमिश जो है ये फिर ये सोने, और इसको जब खिल्लत मिल गई है तो खिल्लत मिलने के बाद ये काफ़ी सुधार करता है। फिर ये चांदी और सोने के सोने चांदी के ये सिक्के चलाता है, और चांदी का एक सिक्का चलाता है जिसका नाम होता था टंका, और एक एक तांबे का सिक्का चलाता है और जिसका नाम था वो जीतुल था। ये जो सिक्के चलाता है, और एकता व्यवस्था की जो ये है वो
शुरुआत करता है। एकता व्यवस्था की शुरुआत का मतलब ये है कि आपको काम के बदले थोड़ा सा भूखंड दे दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको भूमि का वो दे दिया जाएगा। इल्तुतमिश ने ही जो है कुतुब मीनार का जो 1231-32 में जो कुतुब मीनार का काम अधूरा रह गया था उसको पूरा किया, और जो अजमेर की मस्जिद है वो भी इल्तुतमिश ने ही बनाई है। और भारत का अगर प्रथम मकबरा बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो भी जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, और इल्तुतमिश के शासनकाल में कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ वहाँ पे स्कॉलर्स भी उसमें रहे हैं कि एक तो मिनहाज उल सराज आदि जो ये है, रूहानी मलिक हो गया, ताजुद्दीन रिजाब हो गया, तथा जो तौगाते नासरी का मिनहाज है उल सिराज, ये सारे जो है उसके इल्तुतमिश के शासनकाल में ये जो विद्वान है वहाँ पे रहते थे। अफ़ी जो है एक इतिहासकार है या विद्वान है, उसने इल्तुतमिश के राज में ही जो ये जिवामी उल हिकायत बुक है उसकी रचना की थी, उसको लिखा था। ठीक है, अभी क्विकली देख लेते हैं और क्या है इल्तुतमिश में। तो ये तो हमने सारी बातें कर ली थी। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मोस्टली हमने कवर कर लिया है। अगर आप नोट्स ले रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज PDF डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से इसको आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट जो है शासक दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बाद कौन बनता है। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। ठीक है दोस्तों, आज बात करेंगे हम रुकनुद्दीन फिरोज की और रजिया सुल्ताना की। इस्लामिक सल्तनत में पहली भारतीय जो महिला है शासक वो थी रजिया सुल्ताना। और एक और बंदे का जिक्र करना जरूरी बन जाता है क्योंकि वो इल्तुतमिश का बेटा है। इन सभी से पहले एक बात हम लास्ट एपिसोड में मिस कर गए हैं कि इल्तुतमिश जो है वो राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके आया था। आई होप मैंने कवर किया है, अगर नहीं किया तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, और PDF में तो आपको वो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अभी इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद की। 1236 में इल्तुतमिश जब बामियान जा रहा है, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई है, पर इसको जीते जीते पता है कि इसका जो एक बेटा है रुकनुद्दीन करके वो लायक नहीं है। तो ये अपने उसमें ही ये क्या कर देता है कि अनाउंस कर देता है, या अपना उत्तराधिकारी जो है अपनी बेटी है रजिया सुल्तान उसको घोषित कर देता है। और रजिया सुल्ताना को उसने पूर्णतः ट्रेनिंग दी हुई है। और जब भी कुछ ये इल्तुतमिश राजधानी से बाहर जाता है ना दोस्तों, तो ये रजिया सुल्ताना जो है ये एक बहुत क्या बोलते हैं कि उम्दा प्रशासन का नियंत्रण करती थी, जो है इल्तुतमिश के बिहाफ पे जो डिसीजंस लेती थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक महिला थी, और जो 40 का दल इल्तुतमिश ने बनाया था, कहीं ना कहीं वो इस महिला को पसंद नहीं करता था। पसंद ना करने के कारण ये थे कि एक तो वो पुरुषों की तरह उसका व्यवहार था, और कुछ और भी काफ़ी ओपन माइंडेड एक ये महिला है जो रजिया सुल्ताना है। और इसका एक गुलाम है जो असीम, जिसका नाम है याकूत करके, तो उसके साथ इसकी जो काफ़ी क्लोजनेस है, ये सारा जो है वो कारण हम डिस्कस करेंगे। बट बात कर लेते हैं रुकनुद्दीन फिरोज की। तो उनको वो पसंद नहीं है, तो फिर वो इल्तुतमिश के मरने के बाद एक उसका जो बेटा है रुकनुद्दीन करके, उसको बिठा देते हैं किस पे दोस्तों, गद्दी पे बिठा देते हैं। अत्यंत विलासी है, मतलब ऐश करने वाला पूरा बंदा है ये। और इसकी जो माँ है उसका भी बड़ा योगदान है, और उसकी जो माँ का नाम है वो है शाह तुर्कान करके उसकी माँ है। तो उसने भी प्रशासन पे अपना जो है अधिकार बना के रखा है, और थोड़े दिन तो ठीक चल रहा है। बट बाद में जो इन लोगों ने अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, उससे जो है अमीर लोग हैं वो भी दुखी हो गए, और जो जनता है वो भी त्राही त्राही करने लग पड़ी। फिर बाद में जो है
जो ये रुकनुद्दीन है और उसकी माँ को जेल में डाल दिया जाता है और जो रजिया सुल्तान है वो शासक बन जाती है। ये तो आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। तो जब इसको बना दिया गया रुकनुद्दीन को, तो इल्तुतमिश ने जो प्रथा शुरू करी थी कि लाल कपड़े डालकर आप मस्जिद के सामने शुक्रवार को जाएंगे, तो रजिया सुल्ताना ने भी वही किया। जब वो लाल वस्त्र डाल के उसके सामने जाती है मस्जिद के सामने, तो लोग पूछते हैं कि आपको आपके साथ क्या न्याय हुआ है। तो वो बोलती है कि मेरे पापा बोले थे कि मैं बनूंगी, बट ये जो मेरा भाई है ये अभी राजा बन गया है, तो मेरे पापा की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो मेरे को न्याय चाहिए। हालांकि लोग जो हैं वो इसके रुकनुद्दीन से भी दुखी हो चुके थे, और जब जनता का समर्थन रजिया सुल्ताना को मिलता है तो जो 40 दल है वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और जो रजिया बेगम रजिया सुल्ताना है वो क्या कर देती है कि शासक बन जाती है। हालांकि जो 40 दल है वो इसको जो है रजिया सुल्ताना को पसंद नहीं करता है, और उन 40 लोगों में से मोस्टली जो है वो क्या थे कि तुर्क सरदार हैं, जो रजिया को जो बनना जो है वो नहीं देना चाहते हैं। ये तो सारी बातें हमने तब भी देख ली थी। इल्तुतमिश ने तो एक एकता प्रथा शुरू करी थी। इसके बारे में तो हमने पिछली बार करा था कि भूमि के बदले जो है आपको आपको काम के बदले आपके थोड़ी सी जो है वो भूमि दे दी जाएगी, और जिसको ये दी जाती थी भूमि उसको इक्तेदार बोला जाता था। ठीक है, और इक्तेदार बोला जाता था। और जो रजिया सुल्ताना है इसका एक इक्तेदार है, इसका एक अफ्रीकन इसका एक गुलाम है जिसका नाम है याकूब। और जो रजिया सुल्तान है इसके साथ जो है इनका जो नज़दीकियाँ थी वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, और वो भी एक जो कारण बनता है वो रजिया सुल्तान के छोटे से शासनकाल के लिए जो एक कारण है वो भी है कि रजिया सुल्तान जो है वो याकूत के साथ उनका रिलेशन है या कुछ जो भी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट क्विकली देख लेते हैं कि रजिया सुल्तान ने क्या क्या हासिल किया। एक बहुत ही उम्दा प्रशासक थी। इल्तुतमिश ने इनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ था, और इनकी अगर उपलब्धियों की बात करें तो जब ये सिंहासन पे बैठी हैं तो इसके जो झांसी और जो लाहौर के ये जो सूबेदार हैं वो विद्रोह कर देते हैं, और रजिया जो सुल्ताना है ये जो है वो बड़ी ही उस चालाकी से जो है उसका दमन करती है। इसको एक बात पता है कि शक्ति से किसी को जीतना तो खैर है ही, वो तो जीत ही सकते हैं, बट शक्ति ही जो हमेशा है वो आपको जीत नहीं दिलाती है। तो ये क्या करती थी कि जो सरदारों के बीच में ही फूट डलवा दे देती थी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उनकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, और जो रजिया सुल्ताना है जो बच जाते हैं उस आपस की तकरार में उनको दमन करके उनको मार देती थी। एक कठोर शासिका के रूप में जो है इसने अपने आप को जो है वो एक स्थापित किया। और अभी जो है जो 40 का दल है वो भी जो रजिया सुल्ताना से कहीं ना कहीं अभी खौफ खाना वो स्टार्ट हो गए हैं। और एक बंदा है जिसका नाम है ख्वाजा राजबुद्दीन, उसको अपना जो ये वजीर बनाती है, और एक नवीन मुसलमानों को भी जो है, नहीं तो क्या होता था दिल्ली सल्तनत में तुर्कों को ही बड़े उच्च पद मिलते थे, तो ये कुछ जो यहाँ के नवीन मुसलमान होते थे उनको भी उसने उच्च पदों को जो देना स्टार्ट किया। और जो यही कारण था कि रजिया सुल्ताना का विरोध और धीरे धीरे जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे रजिया जो सुल्तान अपना शासन कर रही है, 3 साल का ही इसका जो शासन है, वैसे वैसे जो तुर्क हैं वो इसको इससे घृणा करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के बीच में क्या होता है कि एक असीमियाई इसका एक गुलाम है जिसका नाम है याकूत करके, तो उसके साथ रजिया सुल्ताना की एक है। तो ये जो बंदा था ये एक हृष्ट पुरुष नौजवान है, याकूत करके इसका नाम है। तो ये उसका एक पर्सनली उसको असिस्टेंट देता है, घुड़सवारी करना है तो उसको बाहों में उठा के रजिया सुल्ताना को उस पर बनाएगा। लेकिन गुलाम था तो तुर्कों को ये बात जो गवारा नहीं थी, और
जो रजिया सुल्तान तो एक ओपन माइंडेड महिला है, तो वो जो है इनको ज़्यादा वो नहीं देती है। बट जब ये बात फैल जाती है तो अमीरों के साथ साथ जो पब्लिक है, जो प्रजा है, वो भी रजिया सुल्ताना के विरुद्ध होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो रजिया सुल्ताना है वो याकूत को नहीं छोड़ती है, मतलब जो उसके साथ जो नज़दीकियाँ हैं वो उसको बरकरार रखती है। इसी के चक्कर में क्या होता है कि उन 1240 में के करीब जो लाहौर का एक सूबेदार है कबीर खान, और एक पंजाब का एक सूबेदार है अल्तुनिया, ये लोग एक क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं उसके अगेंस्ट में, सो दैट कि इसका शासन उखाड़ के एक नया मुद्दा स्थापित करना है। तो लाहौर में जो ये सूबेदार जो कबीर खान है उसको तो ये हरा देती है, और कबीर खान जो है वो आत्म समर्पण कर देता है। रजिया सुल्ताना की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड ये एक लेडी है। इसको ये इस्लाम के जो वो बुर्का डाल के बैठना है या पर्दा करके बैठना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। ये जो है इसकी वजह से जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं वो इसके विरुद्ध हो जाते हैं। हालांकि जब ये शासन में दरबार में भी बैठती है तो बिना पर्दा करके बैठेगी, और जो है ये बिल्कुल पुरुषों की तरह बर्ताव करती है। कहीं ना कहीं ये जो इस्लाम के धर्म के स्कॉलर्स थे उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो भी उसके दुश्मन बन रहे थे। प्रजा को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था, जो कि इस्लामिक प्रजा है। और अमीर वर्ग था जो वैसे ही अभी रजिया सुल्ताना से जो है वो असंतुष्ट हो गया था, क्योंकि अमीरों को भी वो एक एज अ प्रजा ही समझना उसने शुरू कर दिया था। जो उनकी पावर थी वो ज़्यादा उसने वो को मानना जो है उसने ज़्यादा स्वीकार नहीं करती थी। मतलब अपने ही ढंग से जो है रजिया सुल्ताना जो है अपना शासन चला रही थी, और ये भी कहीं ना कहीं चल के रजिया सुल्ताना के अगेंस्ट ही जा रहा था। और वहाँ पे एक बात आती है, एक गुलाम है जिसका नाम है याकूत करके, असीमियाई ये गुलाम है, और इसके साथ जो है रजिया सुल्ताना की क्या कर रही है, नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। और इसके मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और उसको हटाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि एक संगठन बनाते हैं। त्यारुद्दीन आयतीन करके एक बंदा है जो इस एक संगठन बनाता है। उसमें जो लाहौर का शासक कबीर खान है और जो पंजाब का एक शासक है जिसका नाम अल्तुनिया है, तो वो एक विद्रोह की जो ज्वाला है वो भड़कती है। जो कबीर खान को तो रजिया सुल्ताना जो है वो मतलब उसका कर देती है, उसको दबा देती है। बट अल्तुनिया फिर जो है वो एक बाद में फिर से विद्रोह कर देता है। अल्तुनिया पंजाब के तवर हिंद का अगर देखेंगे तो एक वहाँ का ये सूबेदार है, और ये विद्रोह कर देता है। तो अब रजिया सुल्तान, हालांकि जो गेम पीछे इसका 40 का दल जो है वो गेम खेल रहा है इसके पीछे। तो 40 दल से अगर वो पूछती है कि आप लोग तो समझदार हो तो क्या किया जाए, तो वो सलाह देते हैं कि इसको अल्तुनिया के साथ लड़ाई की जाए, और वो रजिया सुल्ताना को बोलते हैं कि वो सेना लेके जाए। तो बोलते हैं कि जब वो गई और अल्तुनिया से लड़ती है तो शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता था, लेकिन बाद में जो है वो अल्तुनिया रजिया बेगम पे जो है भारी पड़ जाता है, और वो जो रजिया सुल्ताना है, और इस युद्ध में जो है वो याकूत जो है वो मारा जाता है। और रजिया सुल्तान जो है वो अपने सौंदर्य से अल्तुनिया को प्रभावित करती है, और उसको जो है प्रस्ताव देती है शादी का। और वो जो शादी का प्रस्ताव देती है तो दोनों के बीच में शादी हो जाती है। और शादी करने के बाद जब अल्तुनिया और जो रजिया सुल्ताना है ये हरियाणा से जा रहे हैं, कैथल से जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में जो है वो हिंदू कुछ लुटेरे हैं, उसके द्वारा जो है इसकी जो है वो हत्या कर दी जाती है। और एक और स्टोरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो बहराम शाह है या बहराम है, इनके बीच में जो है वो युद्ध होता है। और बेसिकली जो उसका एक भाई है, और युद्ध में जो है वो रजिया जो है वो सुल्ताना पराजित हो जाती है। और जब ये वापस जा रहे होते हैं तो अल्तुनिया के साथ कुछ जो कैथल के नज़दीक एक जगह है वहाँ पे लुटेरे जो है रजिया सुल्ताना की जो है वो हत्या कर देते हैं।
बताया जाता है कि लुटेरों को बताया जाता है कि बहुत सारा जो है धन है रजीस काफिले में जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं था, बट लुटेरों के द्वारा जो है वो रजिया सुल्ताना की जो है मृत्यु कर दी जाती है, और जिसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जो तुर्क सरदारों का ग्रुप था, जिसके पीछे उसके प्रावारिक जो कला भी थी, एक कारण है रजिया सुल्ताना का। तो कभी कभी आता है कि रजिया सुल्ताना जो है उसकी असफलता के क्या क्या कारण रहे हैं, ये एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक महिला इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई। तो एक तो यही कारण था कि एक वो स्त्री थी, और स्त्री को जो है मुसलमान सरदार उसका जो प्रभुत्व मानना, जो उसको स्वीकार वो नहीं करते थे। दूसरी कारण जो मानते हैं लोग, वो मानते हैं कि जो उसका मुक्त आचरण था, मुक्त आचरण का मतलब वेरी ओपन माइंडेड, बुर्का नहीं डालेगी, पुरुषों के कपड़े डालेगी, तो वो कहीं ना कहीं जो उसकी आत्म, जो उसके धार्मिक बंदे हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है, जनता को भी ऐसा कुछ पसंद नहीं आ रहा है, और आवश्यकता से ज़्यादा निरंकुश है, मतलब जो है वो करती जाएगी, अपनी ही मनमानी करना जो है रजिया सुल्ताना ने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसने जो है अपने बहुत सारे शत्रु पैदा कर लिए। उसके बाद क्या होता है कि जन सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि जब आपके साथ रजिया सुल्ताना बनी थी मस्जिद के बाहर लाल कपड़े डालने के बाद, तो जनता का सहयोग था, बट अभी उसी जनता को कभी ना कभी ऐसा लग रहा था कि ये तो इस्लाम के विरुद्ध जा रही है, अपनी मनमानी करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक असफलता का वो भी एक कारण बनता है। पारिवारिक उसका तनाव है, क्योंकि परिवार में जो है इल्तुतमिश ने रजिया को घोषित कर दिया है, लेकिन जो सरदार है भाई उसको पसंद नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी उसको जो पारिवारिक उसका योगदान नहीं मिल पाता है। और जो सबसे बड़ी बात है, वो जो सरदार होते हैं रजिया सुल्तान के, वो भी है कहीं ना कहीं जो है उसका साथ नहीं देते हैं, उसका विश्वासघात करते हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है उसका एक गुलाम, जो 80वीं जो अबिसिनियाई जो गुलाम है जिसका नाम याकूब है, उसके बाद जो है वो उसका बहुत अत्यधिक उसमें जो कृपा दिखा देती है, और उसको अमीरुल उमरा का जो है वो एक खिताब दे देती है, जो तुर्क हैं या जो भी है दोस्तों उसको पसंद नहीं आता है, और जो उसके अगेंस्ट में ये चीज़ें जाती हैं रजिया सुल्ताना के करीब। तो ये सारे नोट्स यहाँ पे डाला हुआ है, अगर आप PDF देखना चाहेंगे तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, बट नॉर्मली जो मेन है वो हमने क्या किया है, कवर कर लिया है यहाँ पे रजिया सुल्ताना के बारे में। रजिया सुल्तान जब की को मार दिया जाता है, उसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है, तो फिर से वही बात आती है कि अब किसे जो है वो शासन सत्ता पे बैठाया जाए। तो फिर वो जो बैठाते हैं, एक बंदे को बैठाते हैं जिसका नाम है मुजुद्दीन बहराम शाह। ये भी लगभग 2 साल के करीब रहता है। अब तुर्क सरदारों को भी एक अकल आ गई है कि ऐसे नहीं है, सरदार को बेलगाम नहीं रखना है, क्योंकि अभी अभी तो रजिया सुल्ताना ने मोटी अकल दी है ना उन लोगों को। तो अभी क्या करते हैं, वो एक पैरेलली एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, एक पद क्रिएट करते हैं, जिसको नाम देते हैं वो नाइब या नाइवे मुमलिकात। तो बेसिकली एक वजीर का पद बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पावर्स है वो इस बंदे के पास भी रहती हैं। तो जो पहला वजीर बनता है वो बनता है इख्तियारुद्दीन एतगीन करके, और इसके बीच में क्या होता है कि ये जो एतगीन है, ये बहराम शाह जो ये राजा है, ये शासक है, इसकी बहन से भी शादी कर लेता है। तो इसने कभी ना कहीं क्या करता है ना, एतगीन की उसको टक्कर देना स्टार्ट कर देता है, मतलब राजाओं शासकों की तरह रहेगा, अपने जो महल के सामने ये सुल्तान की तरह नौबत रखेगा, हाथी रखेगा, ये सारा रखेगा। और ये बात कहीं ना कहीं अब जो बहराम शाह है इसको पसंद नहीं आ रही है, और उसको मरवा देता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब इसको मरवा देता है, तो जो तुर्क सरदार है उनको तो गुस्सा आना स्टार्ट ही हो गया कि यार ये तो मतलब हमारे साथ ही गेम खेल रहा है, राइट। अभी क्या होता है कि फिर एक और जो बंदा है उसको इसका नाम है अमीर हाजिब करके। ठीक है, एतगीन की मृत्यु के बाद जो है ये अमीर हाजिब बंदा है,
उसके पास जो है ये सारे अधिकार चले जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये भी अभी तुर्कों की ही सुन रहा है जी। ये दूसरा बंदा आया है और इस बंदे को भी ये पसंद नहीं कर रहा है, जो ये शासक जो बहराम खां है। और ये क्या करता है कि इसको भी है षड्यंत्र करने के इल्ज़ाम में इसको भी मरवा देता है, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या है ना कि अभी जो ये तुर्की सरदार है, इनमें ना बिल्कुल एक वो फैल जाती है कि यार ये तो बंदा बिल्कुल भी हमारा नहीं है, असंतोष फैल रहा है उसमें। अभी क्या होता है कि खैर अब बहराम शाह का भी अंत नज़दीक आ गया था। 1241 में आते हैं मंगोल, और मंगोलों से लड़ने के लिए जो सेना पंजाब में भेजी जाती है, वो सेना क्या हो जाती है, तुर्क जो सरदार हैं वो इसको विरुद्ध कर देते हैं बहराम शाह के, और दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, और जो बहराम शाह का जो है वो बंद कर देते हैं। बट बहराम शाह का जो पुत्र है अलाउद्दीन मसूद, उसको जो है दिल्ली की गद्दी पे काबिज कर देते हैं। तो इस तरह से जो है 1242 के करीब जो बहराम शाह की जो है वो। चलिए अगला जो बंदा है वो है अलाउद्दीन मसूद। शक्ल दिख रही है क्या मेरे पीछे? दिखा देता हूँ यार आपको, ठीक से देख लो, ठीक से दिख रहा है ना? ये बंदा है, कितना मायूस है, क्यूट सा लग रहा है ना। ओके, तो ये जो बंदा है वो बहराम शाह का पुत्र है, और जो फिरोज शाह था उसका पुत्र है, ठीक है। अभी क्या है ना कि जो तुर्कों का ही जो चल रहा है, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद कोई शक्तिशाली बंदा आ नहीं रहा है जो मतलब इनको तुर्क सरदारों को काबू कर सके, और तुर्क सरदारों का ही इनडायरेक्टली जो है वो राज चल रहा है दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। अब इसके टाइम में क्या होता है, बहराम शाह के अलाउद्दीन मसूद के टाइम में लगभग 4 साल ही रहता है, इसको भी हटा दिया जाता है, बट वो एक अच्छे कारण की वजह से हटाया जाता है। तो होता क्या है ना कि ये जो इस टाइम में तुर्क जो हैं वो मेन पोजीशंस पे आ गए हैं, तो जो नायब की पोजीशन तुर्कों ने बनाई थी सत्ता संभालने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, ठीक है। तो उस पोजीशन पे एक बंदा आता है, गैर तुर्क होता है, जिसका नाम है मलिक कुतुबुद्दीन करके, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण पद नहीं है, क्योंकि अन्य जो है महत्वपूर्ण पदों पे है तुर्क जो है वो आ गए हैं, क्योंकि शासक जो है वो कमज़ोर है, ओके। और फिर इसमें ये तो बेचारा नाम मात्र का ही राजा है, इसमें कुछ वो नहीं है। और जो शासन का मेन अधिकार है वो एक वजीर है, जिसका नाम है मुहाजुबुद्दीन करके जो है उसका, और जाति से वो एक गैर तुर्क है, और जो तुर्क सरदार है उसको जो है ये बात जो है वो पसंद नहीं आ रही है। तो ये क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि भाई ये देख, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो तुर्क सरदार बादशाह से कह के इसका जो एक नमजुद्दीन अबू बकर है, उसको जो है ये जो पद जो है वो दिला देते हैं वजीर का। और जो अमीर हाजिब का जो पद मिलता है वो इल्तुतमिश ने जो एक तुर्कों का संगठन बनाया था, उसका एक सदस्य था बलबन करके, या गयासुद्दीन बलबन, उसको जो है वो अमीर हाजिब का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पद मिलता है बहुत। और इसको एक इक्ता मिलता है, हांसी का इक्ता जो है वो बलबन को दिया जाता है। और मंगोलों की फिर ये जो है बलबन वाट लगा देता है, और लगभग जो शासन का वास्तविक अधिकार जो है बलबन अपने हाथ में रख लेता है। हालांकि वो इल्तुतमिश का गुलाम था, इसकी वजह से वो शासक बनने की उसकी अभी कोई इच्छा है नहीं। बट जब बलबन भी देखता है कि जो ये मसूद है ये तुर्कों के ही चक्कर में पड़ा हुआ है, तो फिर वो उसकी माँ के साथ मिलके क्या करता है कि अलाउद्दीन जो मसूद है उसको सिंहासन से हटा देता है, और एक शरीफ सा बंदा है जिसका नाम है नसूरुद्दीन मोहम्मद, उसको क्या है वो सत्ता पे बिठा देता है। तो कुल मिला के अगर बात करेंगे तो ये जो क्यूट सा बंदा दिख रहा है, इसका कुछ जो है वो खास इसके टाइम में बहुत बड़ी घटनाएं होती नहीं है। इसको जब बोला भी छोटे यार देख तेरे से राज नहीं हो रहा, तो ये बंदा आराम से, इसने कोई वो विरोध नहीं किया, ऐसा कुछ कोई रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता है। तो इसको हटाने के बाद बलबन द्वारा और उसकी माँ के द्वारा एक बंदा बिठाया जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो एक अत्यंत धार्मिक बंदा है, और जो एक टोपियां बनाता है, कुरान की नकल करता है,
उसी से अपनी जीविका चलाता है। और अपने शासन काल में जो ये अपना सारा जो जो अपना कार्यभार तो नहीं बोल सकते हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं वो बलबन को दे देता है। और बलबन जो है एक अपने आप को एक बहुत उम्दा शासक के रूप में जो है वो स्थापित करता है। और जो अलाउद्दीन मसूद का अगर टाइम देखेंगे तो इस टाइम में जो है बलबन का जो है एक शक्ति निर्माण हो रहा है। और वही बलबन जो है आगे 20 साल चलने के बाद एक शासक बनता है और बहुत उम्दा शासक बनता है गुलाम वंश का। तो बात कर लेते हैं जी अभी किसकी, नसीरुद्दीन मोहम्मद की। इससे पहले जो हमने देखा था, क्या देखा था कि ये क्यूट सा बंदा आया था और कुछ इससे हो नहीं पाया था अलाउद्दीन मसूद से। और उसके बाद जो एक बलबन करके एक बंदा है, बलबन क्या करता है, इसकी माँ के साथ मिलके जो है उसको हटा देता है। बलबन के बारे में अगर बात करें तो अगर याद रहेगा आपको, तो जो बलबन है बलबन की बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ छोटा छोटा लिखूंगा ना। तो ये तो हमने देख लिया था क्या कि ये है हमारा मोहम्मद गौरी, है ना जी। मोहम्मद गौरी के बाद जो आया था उसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका गुलाम आता है कौन, इल्तुतमिश, जो उसका दामाद भी है। इल्तुतमिश के बाद जो है उसका जो गुलाम है, इल्तुतमिश के बाद उसका गुलाम है बलबन, ठीक है। और जो बलबन है ये क्या है कि इल्तुतमिश का गुलाम है और इल्तुतमिश के साथ ही सब कुछ देखता आ रहा है, मतलब उसके प्रति इसकी एक निष्ठा है, राइट। और बलबन की एक पुत्री है, बलबन की एक पुत्री है। और जो पुत्री की वो शादी कर देता है किसके साथ, नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ। अच्छा बर था ये, अच्छा बर क्यों था इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पुत्री की शादी कर देता है नसीरुद्दीन मोहम्मद से और यही चक्कर था कि ये इसको शासक भी बनाता है। तो जब ये नसीरुद्दीन ये महमूद है ये बनता है, अब इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं, बड़ा ही आरामदायक तो नहीं बोल सकते, बड़ा ही ये धार्मिक धर्मपरायण बंदा है, कम खर्चीला है, कुरान की नकल करता है, उसी से अपनी जीविका कमाता है। और इसको ना कोहू से दोस्ती ना कोहू से बैर, तुर्क सरदारों की ये सुनता है और तुर्क सरदारों की सुनता है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये चलता है। अभी होता क्या है कि अब तुर्क सरदार जो है वो इस पे हावी हैं और बलबन को ये पसंद नहीं है। तो ये क्या करता है कि जो तुर्क सरदार हैं, जो बलबन है उसको जो है ये अलुग खान की एक उपाधि देता है और बाद में जो है शासन जो भी जितना भी सारा है वो बलबन को एक और उपाधि देता है अमीर हाजिब करके। सो बलबन के पास ये सारा शासन वगैरह छोड़ देता है और ये मतलब अपना जो है वो कुरान की नकल कर रहा है, टोपी जो भी बना रहा है उसी से अपना जीवन जो है वो चला रहा है। बलवान इसको ज़्यादा पसंद इसलिए करता है क्योंकि ये अच्छा बलवान के भरोसे इसलिए छोड़ दिया है कि बलवान ने अपनी बेटी की शादी जो है इसके साथ करी हुई है। अब ये बात क्या होता है कि तुर्क जो सरदार हैं इनको ये बात जो पसंद नहीं आती है। अब तुर्क सरदारों को वो क्या करता है कि ये तुर्क जो सरदार हैं ये चले जाते हैं उसकी माँ के पास, माँ के पास जाके क्या करते हैं कि उसको भी बताते हैं और ये बलबन और उसके जो संबंध से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनका जो नियंत्रण है वो सत्ता से जा रहा है। तो इसके विरुद्ध एक दल बनाते हैं और जो दल का जो नेता बनाते हैं वो बनाते हैं एक बंदा है जिसका नाम है रेयान, ठीक है। और ये जो है इसके विरुद्ध हो जाते हैं और जो रेयान और जो ये बलबन और ये इसकी एक लड़ाई होती है बीच में। और बाद में ये तुर्क जो है ये क्या करते हैं कि बाद में बलबन के साथ मिल जाते हैं जाके और बेचारा रेयान को ये रगड़ा लगवा देते हैं। तो रेयान की जो है वो युद्ध में हार जाता है और रेयान पे जो है वो बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं और जिसके बाद रेयान की जो है वो हत्या कर दी जाती है।
ठीक है। अब यहाँ से जो नसीरुद्दीन जो है ये 20 साल के करीब ये शासन करता है, और इनडायरेक्टली जो शासन करता है वो करता है कौन? बलबन, जो कि नसीरुद्दीन का क्या है? ससुर भी है। ठीक है। तो बात करेंगे वन ऑफ द पावरफुल जो शासक है गुलाम डायनेस्टी का, वो था बलबन। ठीक है। बलबन जो है 1266 में बनता है, और जो महमूद था उसका वंश था शमशी वंश, और जो ये बलबन है इससे इसका जो वंश है वो है बलबनी वंश। ठीक है। तो बलबन एक सबसे प्रभावशाली राजा है। ठीक है। और इसको एक्चुअली क्या हुआ था कि एक बंदा है जिसका नाम है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, तो उस व्यक्ति ने इसको खरीदा था। बट जब 1232 और 33 में इल्तुतमिश ग्वालियर को जीतता है, उसके बाद ये क्या करता है कि बलबन को खरीद लेता है। ठीक है। बलबन को जब ये खरीद लेता है, उसके बाद क्या करता है कि जो बलबन है ये शक्तिशाली तो था ही, तो ये इल्तुतमिश के टाइम में इल्तुतमिश और रजिया बेगम सुल्ताना के टाइम में ये क्या रहता है कि अमीर आखिर बनता है, और और जो महमूद के टाइम में ये बनता है अमीर हाजिब। ठीक है। अगर आप ऊपर भी देखोगे, अमीर आखिर और मशहूद शाह के टाइम में ये अमीर हाजिब के रूप में ये राज्य की जो संपूर्ण शक्ति का केंद्र बना हुआ रहता है। बट नया नया आया था तो तब इसको करने को ज़्यादा इसका कुछ था नहीं। ठीक है। बट जैसे ही महमूद आता है, और महमूद के बाद जो इसकी बेटी की ये शादी करता है, फिर लगभग 20 का साल रहता है, और ये अपनी जो पावर है उसको कंसोलिडेट करता है। ठीक है। बेसिकली तो शासन यही कर रहा है, क्योंकि महमूद जो था वो तो एक धार्मिक बंदा है ना, टोपी बनाएगा, तो ये बलबन जो है ये सारा राजकार जो भी कुछ देख रहा था। हालांकि इसने शासक बनने की कोई भी वो एडवेंचर नहीं किया। ठीक है। 1266 में महमूद के बाद जब ये शासक बनता है, और लगभग 20 साल तक ये जो बलबन है वो शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है जी। अभी देख लेते हैं कि बलबन ने क्या क्या किया था। बड़ा ही कट्टर और कठोर ये एक शासक था बलबन। और ये गुलाम था किसका? इल्तुतमिश का। ओके। तो पहला तो इसने काम क्या किया ना कि जब ये बना तो इसने देखा था कि ये 40 जो तुर्क सरदारों का 40 दल है, ये मतलब मेन जड़ यही है। ये लोग क्या है कि राजा को, शासक को शासन नहीं करने देते हैं, तो ये क्या करता है कि 40 जो ये दल है उसको खत्म कर देता है, उसका दमन करना शुरू कर देता है। और बंगाल का एक विद्रोही सरदार है जिसका नाम है तुगरिल करके, उसका जो ये दमन करता है, उसको मारता है। और उसी की वजह से जो है बलबन को तुगरिल कुश कहा जाता है। तुगरिल कुश का मतलब क्या होता है कि तुगरिल को मारने वाला। तुगरिल कुश भी जो है बलवान को कहा जाता है। इसने जो है दीवाने अर्ज बनाया, किसको? जो इमालुल मुल्क को है दीवाने अर्ज बनाता है। ये बहुत सारा ये क्या करता है कि सुधार करता है। जो अयोग्य और वृद्ध सैनिक हैं उनको ये वेतन देता है, और जो सैनिकों को जो है वेतन देने की जो की प्रथा है वो जो है वो बलबन स्टार्ट करता है। नकद वेतन देता है। तुर्कों के प्रभाव को कम करने के लिए ये क्या करता है जी? बलबन की सजदा बेसिकली क्या होता है कि सिर झुकाकर जो है वो सलाम करने की जो प्रथा को स्टार्ट करता है, उसको सजदा बोलते हैं। पाबोश को स्टार्ट करता है। पाबोश क्या होता है कि पैर छूने की जो प्रथा है उसको स्टार्ट करता है। और ये एक नवरोज का जो फेस्टिवल है शुरू करता है। मतलब ये तुर्कों के जो प्रभुत्व था उसको खत्म कर रहा था बलबन धीरे धीरे। ये लोह और उसकी लोह रक्त नीति लेके जाता है, खून के बदले खून। और जो ये एक बहुत ही अच्छा उम्दा जासूस तंत्र बनाता है जो इसका शासन करने में, आगे 20 साल तक इसका जो शासन करने में जो है वो इसकी बहुत बड़ी मदद करते थे। बलबन एक शिया था, और जो 40 तुर्क थे वो पसंद नहीं करते थे, तो इसको जो है वो ख़त्म कर देता है बलबन। पैवोस प्रथा की ये शुरुआत करता है। नरोज का जो ये त्यौहार है ये मनाना शुरू कर देता है। बलबन क्या कहता था? बलबन की जो राजा है, इसने जो शासन है वो राजा शासक
केंद्रित करने की कोशिश की। तो इसके जो कथन थे वो थे कि राजा जो है वो अल्लाह का एक दूत होता है, और बोलने का मतलब कि वो एक किस्म का क्या होता है कि अल्लाह का प्रतिनिधि होता है। जैसे इस्लाम में क्या होता है ना कि जो पैगाम लेके आते हैं अल्लाह का, उसको पैगंबर बोलते हैं, और जो पैगंबर का पैगाम, जो अल्लाह का पैगाम पैगंबर तक लेके आते हैं, उसको फरिश्ते बोलते हैं। ठीक है। और इस्लाम की अगर बात करें ना दोस्तों, लगभग आज तक 1,25,000 के करीब पैगंबर पैदा हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो ये तो है बलवन के बारे में। और ये इसने क्या किया कि ये मानता था, और जो ये बताना चाहता था कि जो धरती के ऊपर जो है वो राजा जो है जो राजा जो है अल्लाह का प्रतिबिंब होता है, उसको जो कहते हैं कि जिल्ले इलाही करके जो है, इल्लाह करके जो है वो राजा होता है। और उसके लिए क्या करते हैं कि ये इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानता था, ये खलीफा की जो वर्चस्व है उसको मानता था। तो इसने सिक्के चलाए जिसके एक साइड में खलीफा होता था, और अब उनके जो इसने खुतबे भी पढ़ाए। 1286 के करीब क्या होता है कि जब मंगोल यहाँ पे आते हैं तो इसका एक पुत्र है जिसका नाम मोहम्मद है, तो जो मोहम्मद की हत्या कर देते हैं मंगोल, और जिसका इस पे बहुत बड़ा सदमा लगता है 1286 में, और उस सदमे को ये सहन नहीं पाता है, और इसकी जो शारीरिक स्थिति है वो कमज़ोर होने लगती है। तो इसका एक पुत्र है बुखरा खान जो बंगाल में है, उसको निमंत्रण भेजता है कि आ जाओ भैया, मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम आके राज कर लो। बट पिता के तोज तरीकों से नाखुश वो वापस नहीं आता है, और जो ये बलवन है 80 साल की अवस्था में इसकी जो मृत्यु हो जाती है, और ये मृत्यु से पहले जो मोहम्मद का पुत्र खुसरो है उसको अपना अधिकारी जो है वो घोषित कर देता है। हालांकि खुसरो के साथ भी जो है वो एक बहुत बड़ी गेम कर देता है। दिल्ली का जो एक कोतवाल है उसके बारे में आगे देखते हैं हम, चल के अगले उसमें देखते हैं। तो जब बलवन की मृत्यु हो जाती है, अब बलवन क्या है कि ये कट्टर शिया है, 5 बार ये नमाज पढ़ता है। जब ये राजा बनता है या शासक बनता है तो इसने सारा जो भोग विलास जो है वो छोड़ दिया, और इसके कार्यकाल में जो अमीर खुसरो है, अमीर हसन है, और अन्य जितने भी मेन नाम है, मौलाना हमीबुद्दीन मुतरीद है, मौलाना बदरुद्दीन है, और मौलाना हिमाजुद्दीन आदि, जो बलवन के जो दरबार में ये लोग विद्यमान रहते थे, ये सारे विद्वान इसी के समय के हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है कैकुबाद या कैकोबाद। तो जब बलवन मरा तो उसने तो बोला कि जो खुसरो है, मोहम्मद का बेटा है, उसको मैं क्या करता हूँ अपना उत्तराधिकारी बना देता हूँ। बट एक जो बंदा है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, दिल्ली का ये कोतवाल है, और इसका नाम है फखरुद्दीन करके। तो ये क्या करता है कि चाल चलता है, और जो खुसरो को है मुल्तान की सूबेदारी दे देता है, और जो कैकुबाद को दिल्ली सल्तनत का राजा बना देता है। और जो कैकुबाद है ये बेसिकली बुखरा खान का बेटा था, जो बुखरा खान अपने पिता के बुलाने पे नहीं आता है। अब गेम यहाँ पे खत्म नहीं होती है। लगभग 17-18 साल की उम्र में जो है ये कैकुबाद राजा बनता है, और जो ये निजामुद्दीन है, जो फखरुद्दीन कोतवाल है, उसका एक दामाद है, वो क्या करता है कि कैकुबाद को भोग विलास में ठीक लिप्त कर देता है, और जो नायब का पद ले लेता है, और खूब जो है वो क्या करता है अपना सत्ता का जो वो एक्सरसाइज करता है, मतलब शासन करता है, क्योंकि ये नायब है तो राजा के बिहाफ पे यही शासन कर रहा है। अब जब कैकुबाद को इसका पता लगता है तो वो क्या करता है कि इसको जहर दिलवा देता है और उसको मार देता है, किसको, जो इसका दामाद था निजामुद्दीन को। और उसके बाद क्या करता है कि एक सरदार है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, और उसको अपना वो ये एक सेनापति बना देता है। जब निजामुद्दीन को मार दिया जाता है तो तुर्क जो लोग हैं वो काफ़ी खफा हो जाते हैं इससे, और जो है वो इससे लेना चाहते हैं बदला, किससे, कैकुबाद से। अब कैकुबाद का क्या है ना कि वो बदला बेचारा, हालांकि ये मंगोलों के खिलाफ लड़ा, और इसने मंगोलों को जो है इसको हराया भी। ठीक है। उनको वापस जब ये जो तामर खान आया था तो उसके आक्रमण को इसने जो है वो विफल कर दिया था, बट अभी इसके विरुद्ध तुर्क हो गए हैं तो इससे बदला लेना चाहते हैं। बट तुर्कों के लिए अच्छा और इसके लिए बुरा ये था कि इसको लकवा मार जाता है,
लकवा मारने की वजह से ये जो है राजकार करने में जो है वो असफल है। और इसी के टाइम में जो दक्षिण अफ्रीकी जो ये यात्री है इब्न बतूता, ये आता है और ये अपने उसमें लिखता है, संस्करणों में लिखता है कि जब ये कैकोबाद का यहाँ पे राज था तो इसका शासनकाल एक समारोह की तरह था। लकवा मार जाता है, शासन करने में अक्षम हो जाता है और इसका जो एक सेनापति है खिलजी, इसको उसने सेनापति बना दिया है जलालुद्दीन खिलजी को। और शासन नहीं कर पाने की वजह से ये अपने पुत्र क्यूमरस को क्या करता है, राजा या शासक घोषित करता है। 3 वर्ष की आयु है और सत्ता के प्रलोभन में जो ये जमालुद्दीन या जलालुद्दीन खिलजी था वो इस छोटे से बालक की हत्या कर देता है। और इस तरह से जो है गुलाम वंश की जो है अंत हो जाता है और ये जलालुद्दीन खिलजी एक वंश का, डायनेस्टी का शुभारंभ करता है, आरंभ करता है और जो कि खिलजी वंश के नाम से मशहूर हुआ। हालांकि छोटा सा कार्यकाल रहा है इसका भी, लगभग 26 साल के करीब तक ये वंश चला है, बट इसमें एक बहुत ही खूंखार एक शासक आता है जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और वही अलाउद्दीन है जिसने अलाई दरबार कुतुब मीनार के सामने बनाने की कोशिश की। वही है जो पद्मावत, रानी पद्मावती के जौहर का कारण बना। और बहुत सारी जो घटनाएं हैं इस छोटे से कार्यकाल में, या छोटा सा जो टेन्योर है, या छोटा सा जो कालखंड है खिलजी वंश का, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड्स में। एपिसोड्स अभी तक यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये गुलाम वंश आपका कंप्लीट हो गया है। इसके MCQs की सीरीज जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से। थैंक यू।